इतिहास गवाह है कि दुनिया के बड़े बड़े शूरवीरों ने हजारों सालों से बस एक ही सबसे बड़ी गलती की, और वो गलती थी ईरान की तरफ आंख उठाकर देखना। अलेक्जेंडर द ग्रेट की खतरनाक सेना हो, रोम के बेखौफ लड़ाके, या फिर चंगेज खां के वो खूंखार मंगोल, ये सब अपनी तलवारें लेकर इस गुरूर में आए थे कि इस जमीन का नामो निशान मिटा देंगे। सच तो ये है कि इतने भयानक हमलों के बाद दुनिया का कोई भी देश, कोई भी कल्चर मिट्टी में मिल जाता। जैसे बेबीलोनियंस और असीरियंस जैसे साम्राज्य आज सिर्फ किताबों में रह गए हैं, ईरान के साथ भी वही होना चाहिए था। ईरान बार बार जंग का मैदान में हारा, अपनी राजधानी गंवाई और सालों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा, पर फिर भी उन्होंने वो चमत्कार कर दिखाया जो दुनिया में और कोई नहीं कर सका। उन्होंने अपने दुश्मनों को हराया नहीं, बल्कि उन्हें निगल लिया। जी हाँ, महज कुछ ही सालों में वो बेरहम हमलावर खुद पर्शियन बोलने लगते, ईरान का कल्चर अपना लेते और यहाँ तक कि उन्हीं की तरह कपड़े भी पहनने लगते। ये दुनिया का इकलौता ऐसा हिस्सा है जहाँ पूरब ने पश्चिम को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लिया। पर आखिर कैसे? हजारों सालों से ईरान ने हर ग्लोबल पावर को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कैसे किया? इतनी उथल पुथल के बीच उन्होंने अपनी पहचान को आंच तक नहीं आने दी। आखिर इसका सीक्रेट क्या है? और सबसे हैरान करने वाली बात, 5000 साल पुराने उस ग्रेट पर्शिया ने खुद अपना वो लेजेंडरी नाम छोड़कर पूरी दुनिया को ईरान पुकारने पर मजबूर क्यों किया? आज की कहानी एक ऐसे देश की है जिसने टाइम को समझने का तरीका दिया, जिसमें आज हम और आप जी रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ वक्त की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस जज्बे की जहां हार के बाद भी वापसी होती है, क्योंकि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। जब भी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं की बात होती है तो हमारे दिमाग में सीधा इजिप्ट के पिरामिड या बेबीलोन की तस्वीरें आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस पूरी दौड़ में एक ऐसा नाम है जिसे जानबूझकर साइडलाइन कर दिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ईरान की, और ये इतिहास की सबसे बड़ी नाइंसाफी है। ईरान की कहानी आज या कल की नहीं, बल्कि 50,000 साल पुरानी है। जब इंसान पत्थर के औजार बना रहा था, तभी से इस जमीन पर जिंदगी पनप रही थी। लेकिन असली क्रांति तब आई जब आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ गिरोफ्ट जैसे शहरों के खंडहर मिले। यहाँ से मिले मिट्टी के बर्तन और 7000 साल पुराने सबूत ये चीख चीख कर कहते हैं कि जब दुनिया सभ्यता का एस सीख रही थी, तब ईरान मेसोपोटामिया और चीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। इस जमीन का सबसे पहला बाहुबली था एलाम, जिसकी राजधानी थी सूसा। ये लोग इतने ताकतवर थे कि बड़े बड़े सुमेरियन राजा भी इनके आगे कांपते थे। लेकिन यहाँ एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया के सोचने का तरीका बदल दिया। ईसा पूर्व 23वीं सदी में आर्केडियन किंग नरमसिन से एलाम के जंग के बाद एक रिटन ट्रीटी साइन किया गया। रुकिए, जरा इस बात की गहराई को समझिए। ये पूरी इंसानियत के इतिहास का पहला डॉक्यूमेंटेड इंटरनेशनल ट्रीटी था। यानी आज दुनिया जिस डिप्लोमेसी के दम पर चलती है, उसका जन्म इसी ईरान की मिट्टी में हुआ था। पर अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। आज हम जिन्हें ईरानी कहते हैं, वो हमेशा से यहाँ नहीं थे। आज से करीब 3500 साल पहले नॉर्थ के पहाड़ों और सेंट्रल एशिया के मैदानों से कुछ खाना बदोश कबीले इस प्लेटू की तरफ बढ़े। ये लोग इंडो यूरोपियन समूह से थे। ताज्जुब की बात देखिए, इनकी पुरानी भाषा आज की इंग्लिश और लैटिन की सगी रिश्तेदार थी। जब ये लोग यहाँ बसे तो इन्होंने खुद को एक नाम दिया, आर्यंस, जिसका मतलब था महान। और इन्होंने अपनी इस नई जन्नत को नाम दिया आरानिमवा, जिसका मतलब था द लैंड ऑफ द आर्यंस। यही आरानिम वक्त के साथ बदलते बदलते आज का ईरान बन गया। यहीं पर ये लोग दो ग्रुप में बढ़ गए, मेड्स और पर्शियंस। यही वो लोग थे जिन्होंने आगे चलकर एक ऐसी आग जलाई जिसने पूरी दुनिया के नक्शे को पिघला कर रख दिया। लेकिन वो हुआ कैसे, वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। ईरान के इन पथरीले पहाड़ों और तपते रेगिस्तानों के बीच एक ऐसा हथियार तैयार हो रहा था जिसने तलवारों से कहीं ज्यादा तबाही मचाई। लेकिन ये कोई रथ या धनुष बाण नहीं था, ये थी एक आइडियोलॉजी। ईसाई धर्म और इस्लाम के आने से हजारों साल पहले ईरान की इसी धरती पर एक ऐसे धर्म ने जन्म लिया जिसने इंसानी चेतना को हिला कर रख दिया। इसे हम जानते हैं ज़ोरोस्ट्रियनिज्म के नाम से। प्राचीन ईरानियों के लिए जिंदगी महज इत्तेफाकों का खेल नहीं थी। उनके लिए ये ब्रह्मांड एक महायुद्ध का मैदान था। एक तरफ थे अहुरा मज़दा, द गॉड ऑफ लाइट, ट्रुथ एंड ऑर्डर, और दूसरी तरफ था आर्यन, द स्पिरिट ऑफ एब्सोल्यूट इविल, लाइज एंड डार्कनेस। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या थी?
ज़ोरोस्ट्रोनिज्म ने बुराई का एक ठिकाना तय कर रखा था, वो इलाका जहां से खाना बदोश कबीले बार बार ईरान पर हमले करते थे, उसे अंधेरे का साम्राज्य माना गया। इसलिए एक ईरानी होने का मतलब था वॉरियर ऑफ लाइट होना। उनकी पूरी संस्कृति, कविताएं और यहाँ तक कि उनकी राजनीति भी इसी एक मकसद पर टिकी थी कि उन्हें हर हाल में अच्छाई का साथ देना है। इसी एक विचार ने पूरे देश को एक ऐसी चट्टानी एकता दी जिसे कोई तोड़ नहीं पाया। लेकिन ज़ोरोस्ट्रियनिज्म ने एक और ऐसा काम किया जो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था। इतिहास में पहली बार ऐलान किया कि टाइम डज नॉट मूव इन अ सर्कल, इट इज लीनियर। उस जमाने में लोग मानते थे कि वक्त एक सर्कल की तरह है जो बार बार खुद को दोहराता है, पर ईरानियों ने कहा नहीं, वक्त एक सीधी लकीर है। इस दुनिया की शुरुआत हुई थी और इसका एक अंत भी निश्चित है। एक आखिरी जंग होगी, आग से दुनिया पाक की जाएगी और फिर होगा द लास्ट जजमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आइडिया पूरी दुनिया में फैला कैसे। जब ईसा पूर्व 6ठी सदी में ईरानियों ने बेबीलोन पर कब्जा किया तो उन्होंने वहां कैद यहूदियों को आजाद कराया। इसके बाद अगले 200 सालों तक यहूदी इलाका पर्शियन साम्राज्य का हिस्सा रहा। इसी दौरान जूविश थिंकर्स ने ईरानियों से वक्त के अंत और लास्ट जजमेंट का ये पूरा कॉन्सेप्ट सीखा। यही सोच बाद में ईसाई धर्म और फिर इस्लाम का हिस्सा बनी। यहाँ तक कि फ्रेडरिक नीचे जैसे महान दार्शनिकों ने भी माना है कि ईरान ही वो देश है जिसने दुनिया को लीनियर टाइम के वो कोऑर्डिनेट्स दिए जिनके दायरे में आज पूरी इंसानियत सोचती और जीती है। यानी जिस भविष्य की फिक्र हम आज करते हैं उसका नक्शा हजारों साल पहले ईरान के इन रेगिस्तानों में खींचा गया था। इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि आर्यों की पहली बड़ी ताकत 670 ईसा पूर्व में मीडिया के नाम से उभरी। भले ही इनका दौर छोटा था, लेकिन इन्होंने एसीरियन एम्पायर जैसे खूंखार दुश्मनों का नामो निशान मिटा दिया था। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और अपनों ने ही उनकी गद्दी छीन ली। 550 ईसा पूर्व में एक ऐसा नाम सामने आया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी, साइरस द ग्रेट। आधा पर्शियन और आधा मीड, साइरस ने इन दोनों कबीलों को एक किया और बुनियाद रखी दुनिया के पहले सुपर पावर की, जिसे आज हम अचेमेनिद एम्पायर के नाम से जानते हैं। साइरस पुराने जमाने के जालिम तानाशाहों जैसा नहीं था। जब उसने लीबिया या बेबीलोन जैसे शहरों को जीता तो वहां के मंदिरों को तोड़ा नहीं, ना ही वहां के लोगों को गुलाम बनाया। उसने अपना साम्राज्य खौफ पर नहीं बल्कि इज्जत पर खड़ा किया था। उसके बाद आए डारियस फर्स्ट ने इस साम्राज्य को इजिप्ट से लेकर इंडस वैली तक फैला दिया। उस वक्त दुनिया की आधी आबादी यानी करीब 5 करोड़ लोग पर्शियन रूल के अंडर थे। डारियस ने एडमिनिस्ट्रेशन का वो ढांचा तैयार किया जो आज भी मिसाल है। 20 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स, यूनिफाइड टैक्स सिस्टम, सोने के सिक्के और दुनिया की सबसे तेज पोस्टल सर्विस। लेकिन कहते हैं ना कि इतिहास कमजोरी को कभी माफ नहीं करता। अपने साम्राज्य को बाहरी खतरों से बचाने के चक्कर में साइरस द ग्रेट सेंट्रल एशिया की मासाजेटी ट्राइब से भिड़ गया और वहीं दुनिया के इस महान सम्राट का अंत हुआ। वो जंग इतनी खौफनाक थी कि पर्शियन सेना पूरी तरह तबाह हो गई। हेरोडोटस के मुताबिक वहां की रानी टोमिरिस ने अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए साइरस का सिर कटवाकर खून से भरे एक चमड़े के थैले में डलवा दिया और गरजते हुए कहा, तुझे खून की प्यास थी ना, अब जी भर के पी। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी पर्शिया रुका नहीं। अक्सर हम पश्चिमी फिल्मों और किताबों में 300 स्पार्टन्स वाली ग्रीको पर्शियन जंग के बारे में सुनते हैं और हमें लगता है कि ग्रीक ने पर्शिया को खत्म कर दिया, पर यह सिर्फ एक वेस्टर्न मिथ है। हकीकत तो ये है कि उस विशाल साम्राज्य के लिए सीमा के 2-4 शहर हारना सिर्फ एक मच्छर के काटने जैसा था। पर्शिया ने अपनी चाल बदली। उन्होंने जंग छोड़कर दिमाग का खेल शुरू किया। कभी एथेंस को पैसा दिया तो कभी स्पार्टा को, और यूनानियों को आपस में ही लड़वा दिया। नतीजा 387 ईसा पूर्व में थक हारकर ग्रीक को पर्शियन किंग आर्टैक्सर्क्स द्वितीय के सामने घुटने टेकने पड़े और एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी साइन करनी पड़ी। जिस ग्रीक को पर्शिया अपनी फौज से नहीं जीत पाया, उसे उन्होंने अपनी कूटनीति और दौलत से खरीद लिया। बिना एक भी तीर चलाए पर्शिया पूरे ग्रीक का असली मालिक बन बैठा। कहानी में असली तूफान तो अभी आना बाकी था। अखेमेनिद एम्पायर इतना फैल चुका था कि उसकी अपनी ही ताकत उसके लिए बोझ बन गई और इसी मौके की तलाश में था मैसेडोनिया का अलेक्जेंडर द ग्रेट। 330 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेना ने ईरान को वो जख्म दिए जिन्हें भरना नामुमकिन था। पिपलस जैसा आलीशान शहर जलकर राख हो गया
और दुनिया को लगा कि ईरान का किस्सा अब खत्म। दी एंड। पर यहीं से शुरू होता है ईरान का वो मिरेकल जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। ग्रीक हमलावरों ने सोचा था कि वो ईरान को बदल देंगे, पर हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। ईरान की मिट्टी में वो जादू था कि उसने खुद अपने विजेताओं को ही ईरानी बना दिया। खुद सिकंदर, जो दुनिया जीतने निकला था, वो पर्शियन लिबास पहनने लगा और पर्शिया के रंग ढंग में ढल गया। ग्रीक कल्चर यहाँ आया तो था राज करने, पर ईरान की हजारों साल पुरानी तहजीब ने उसे धीरे धीरे खुद में ही समेट लिया। वक्त बदला और तीसरी सेंचुरी बीसी में मैदान में उतरे पार्थियंस। इन्होंने यूनानियों को खदेड़ कर बाहर किया और दुनिया को बताया कि असली शहंशाह किसे कहते हैं। अगले 500 सालों तक इन पार्थियंस ने अपनी जाबाज घुड़सवार फौज के दम पर उस दौर के सबसे बड़े गुंडे यानी रोमन साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी। फिर साल 224 में शुरू हुआ ईरान का वो दौर जिसे गोल्डन एज कहा जाता है, सासनिद एम्पायर। ये वो लोग थे जिन्होंने ईरान को फिर से एक धागे में पिरोया। यहाँ धर्म, ताकत और कायदे कानून का एक ऐसा मेल बना कि सासनिड ईरान एक बेखौफ सुपर पावर बन गया। 400 सालों तक ये एम्पायर रोम और बाइजेंटाइन जैसे दिग्गजों से टकराता रहा। जमीन के एक एक इंच के लिए सदियों तक खून बहा। पर कहते हैं ना कि लगातार चलने वाली जंग दीमक की तरह होती है, जो बाहर से तो ताकतवर दिखती है पर अंदर से एम्पायर को खोखला कर देती है। ईरान जीत तो रहा था, पर इन अंतहीन जंगों ने उसकी रूह को थका दिया था। 7वीं सदी के बीच तक आते आते सासनिद एम्पायर एक ऐसे जख्मी शेर की तरह बन चुका था जिसकी रगों से खून बह रहा था। और ठीक इसी वक्त अरब के तपते रेगिस्तानों से एक ऐसी ताकत उठी जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, अरब कैलिफेट। साल 651 ईरान की राजधानी गिर चुकी थी और सासानीड वंश के आखिरी शहंशाह को उनके अपनों ने ही धोखे से मार डाला। पूरा ईरान अब अरबों के कब्जे में था और शुरू हुआ उमैयद खिलाफत का दौर। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। अरब अपने साथ एक नया मजहब इस्लाम और एक नई जबान लेकर आए थे, वो ज़रथुस्त्रवाद, जिसने हजारों सालों से ईरान को पहचान दी थी, अब धीरे धीरे ओझल होने लगा। दुनिया के किसी भी और देश के लिए ये उसकी पहचान का द एंड होता, जैसा इजिप्ट या सीरिया के साथ हुआ, जो हमेशा के लिए पूरी तरह अरब बन गए। लेकिन ईरान तो बना ही कुछ अलग मिट्टी से था। अरब शासकों ने पूरी कोशिश की कि ईरान अपनी जड़ों को भूल जाए, अपनी तहजीब को छोड़ दे। जंग के मैदान में तो ईरानी हार चुके थे, लेकिन कल्चर के मैदान में उन्होंने ऐसा पलटवार किया कि दुनिया देखती रह गई। जब अब्बासी खिलाफत का दौर आया तो आलम यह था कि अरब खलीफाओं को राज चलाने के लिए भी ईरान के दिमाग यानी वहां के अफसरों, कवियों और वैज्ञानिकों की जरूरत पड़ने लगी। अरबों ने तलवार से जमीन जीती थी, पर ईरान ने अपनी बुद्धिमानी से उनके दरबार जीत लिए। अरबी जुबान के शोर में भी परसी की खनक कम नहीं हुई। ईरान ने दिखा दिया कि साम्राज्य आते जाते रहेंगे, पर उनकी जुबान और उनका जज्बा अमर है। पर अभी तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अरबों के बाद ईरान पर जो कहर टूटने वाला था वो किसी कयामत से कम नहीं था। साल 1220 सेंट्रल एशिया के मैदानों से एक ऐसा बवंडर उठा जिसने पूरी दुनिया को थर्रा दिया। नाम था चंगेज खान। मंगोलों का मकसद सिर्फ इलाका जीतना नहीं था, वो मौत का तांडव करने आए थे। हंसते खेलते शहर कब्रिस्तान बना दिए गए और हजारों साल पुराने सिंचाई के सिस्टम को मिट्टी में मिला दिया गया। ऐसा लगा मानो अब ईरान का नामो निशान मिट जाएगा और ये जमीन सिर्फ खाना बदोशों के चरवाहे बनकर रह जाएगी। लेकिन यहाँ ईरान ने अपनी वो पुरानी बाजी फिर खेली। जब चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने यहाँ इल्खनाते की नींव रखी तो एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। वो बेरहम मंगोल जो टेंटों में रहने के आदी थे, अचानक इस्लाम कबूल करने लगे। उन्होंने फारसी को अपनी राजभाषा बना लिया। जिन हाथों ने कभी तलवार से सर काटे थे, वही हाथ अब नीले गुंबदों वाली आलीशान मस्जिदें बनवाने लगे और फारसी कवियों को पनाह देने लगे। अभी ईरान संभल ही रहा था कि 14वीं सदी के आखिर में इतिहास ने खुद को दोहराया। इस बार कहर बनकर टूटा तैमूर। उसने इंसानी सरों के पिरामिड खड़े कर दिए। पर अजीब बात देखिए, इतना खूंखार होने के बावजूद वो ईरानी कल्चर के सामने नतमस्तक हो गया। वो यहाँ के बेहतरीन कारीगरों को अपने साथ ले गया और उसी के वंशजों ने आगे चलकर तिमुरिद रेनेसांस की शुरुआत की। करीब 300 सालों तक ईरान एक ऐसी खौलती हुई भट्टी बना रहा जहां राज तो मंगोलों और तुर्कों का था, पर रूह पूरी तरह ईरानी थी।
जो भी यहाँ जीतने आया 2-3 पीढ़ियों के बाद वो खुद को पूरी तरह फारसी रंग में रंग चुका था। ईरान के सांस्कृतिक कोड ने हर हमलावर को रीप्रोग्राम कर दिया। और फिर इसी उथल पुथल के बीच से निकलकर आया एक नाम, शाह इस्माइल प्रथम। उसने बिखरे हुए कबीलों को एक किया और बुनियाद रखी सफाविद एम्पायर की। सफाविदों ने ही शिया इस्लाम को राजधर्म बनाया, जिसने ईरान को बाकी सुन्नी इस्लामिक दुनिया और ऑटोमन एम्पायर से हमेशा के लिए अलग और एक खास पहचान दे दी। ईरान ने एक बार फिर दुनिया को बता दिया कि उसकी हस्ती मिटाना नामुमकिन है। 19वीं सदी आते आते काजार डायनेस्टी के दौर में ईरान एक गहरे संकट में गिर गया था। रूसी साम्राज्य के साथ हुई भयानक जंगों ने ईरान की कमर तोड़ दी। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान जैसे इलाके हमेशा के लिए उनके हाथ से निकल गए। 20वीं सदी की शुरुआत तक, जब दुनिया पहले विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी थी, ईरान दो बड़ी ताकतों ब्रिटेन और रूस के बीच की शतरंज बन चुका था। इसे द ग्रेट गेम कहा गया। देश को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। उत्तर में रूसी फौजें तैनात थीं, तो दक्षिण में ब्रिटिश कंपनियां ईरान का तेल निकाल रही थीं। सोवियत यूनियन ने तो उत्तर में एक कम्युनिस्ट रिपब्लिक बनाने तक की कोशिश कर डाली, लेकिन ईरान हार मान ले ऐसा मुमकिन नहीं था। साल 1925 में एक तख्ता पलट के बाद सत्ता की कमान संभाली रजा शाह पहलवी ने। उनका मकसद साफ था, ईरान का आधुनिकीकरण और उसे एक नई ताकत बनाना। और इसी कड़ी में 1935 में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी को हिलाकर रख दिया। सदियों से पूरी पश्चिमी दुनिया इस देश को पर्शिया कहती थी। ये नाम यूनानियों ने दिया था, जो यूरोप के लिए सिर्फ परियों की कहानियों, महंगे कालीनों और पिछड़ेपन का प्रतीक बन चुका था। उन्होंने दुनिया के हर दूतावास को एक सरकारी फरमान भेजा। अब से इस देश को किसी बाहरी नाम से नहीं, बल्कि इसके असली और प्राचीन नाम से बुलाया जाएगा, जिस नाम से यहाँ के लोग खुद को हजारों सालों से पुकारते आए थे, ईरान, यानी द लैंड ऑफ आर्यंस। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, बल्कि दुनिया के सामने एक कड़ा बयान था। ईरान ने साफ कर दिया कि हम कोई मामूली बस्ती या कॉलोनी नहीं है, हम एक प्राचीन जड़ों वाला आधुनिक और शक्तिशाली राष्ट्र हैं, और अब से तुम्हें हमारे कायदों पर हमसे बात करनी होगी। ईरान का इतिहास हमेशा से ही बड़े उतार चढ़ावों और अचानक आए बदलावों की गवाह रहा है। 20वीं सदी में ये देश सुपर पावर्स के लिए बिछी हुई उस बिसात पर फंस गया था, जहां चालें कहीं और चली जा रही थी। दशकों की सियासी उथल पुथल और बाहरी दखल अंदाजी का नतीजा ये हुआ कि 1979 में ईरान एक ज्वालामुखी की तरफ हटा, जिसे हम इस्लामिक क्रांति के नाम से जानते हैं। राजशाही का अंत हुआ, ईरान एक थियोक्रेटिक रिपब्लिक बना और पश्चिम के साथ उसके सारे रिश्ते टूट गए। आज हम इतिहास के एक बहुत ही अजीब पैराडॉक्स के बीच खड़े हैं। आज के समय में लोगों के दिमाग में जैसे दो अलग अलग तस्वीरें साथ साथ रहती हैं। ईरान सुनते ही ख्याल आता है सैंक्शंस, तनाव और जंग की खबरें। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पर्शिया कहीं गया नहीं, वो आज भी मौजूद है, मगर एक सुनहरी, लगभग जादुई याद की तरह। पर्शिया का नाम आते ही याद आती है उसकी खोई हुई शान, रूहानी शायरी, उड़ते कालीन और परियों जैसी कहानियों से भरा एक विशाल साम्राज्य। अपनी 5000 साल पुरानी तारीख में इस कल्चर ने वो हुनर सीख लिया है जो दुनिया में और किसी के पास नहीं। चाहे वो मैसेडोनिया के लड़ाके हों, अरब की सेनाएं हों या मंगोलों का कहर, ईरान कभी मिटा नहीं। उसने अपने विजेताओं को ही अपने रंग में ढाल लिया। उन्होंने सभ्यता की बुनियाद रखी और उस वक्त की खोज की जिसमें आज हम जी रहे हैं। पर शायद उनकी सबसे बड़ी लड़ाई आज लड़ी जा रही है, क्योंकि कभी-कभी किसी देश के एक साधारण से नाम के पीछे भी एक खामोश जंग छिपी होती है। एक ऐसी जंग जो इस बात पर है कि हम कल क्या थे, आज क्या हैं, और ये दुनिया हमें किस नजर से देखना चाहती है।